तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। कोई साथी जरा कंफर्म कर दे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और ये विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन आप तक पहुंच रहे हैं। तो फिर हम आज के सेशंस में चर्चा करेंगे। और आज के सेशंस में जो चर्चा होंगे वो होंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम हुआ था, और वो एग्जाम हुआ था कल। उन्हीं पे जो सवाल आए थे, क्योंकि हमेशा जो है ट्रेंड बदलता रहता है, और जब ऐसे सवाल आप चर्चा करते हैं तो आपको आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स में किस तरह का तैयारी करना है, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, उनके लिए आपको जो है एक मदद मिलती है, और उस आधार पर आप तैयारी कर पाते हैं। तो बहुत सारे साथी जो हैं जुड़ चुके हैं। आज एक शानदार दिन है, और जो भी आज इस त्योहार को मना रहे होंगे करवा चौथ, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन इसलिए बहुत ही जो हिंदू धर्म के हिसाब से मान्यता है कि आज सत्यवान के जीवन के लिए जो सावित्री ने अन्न जो है त्याग दिया था, तो यमराज जो यहाँ पर आए और यमराज ने कहा कि आप जो है अन्न क्यों त्यागे, आप कोई वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारे संतान चाहिए, लेकिन आपके बहुत सारे संतान चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, संतान मिल जाएंगे। तो उन्होंने फिर उनको जीवन देना पड़ा, सत्यवान को। तो एक पति के लंबी आयु के लिए जो ये व्रत, निर्जला व्रत रखा जाता है सच्चे मन से, और चांद को जो है देखा जाता है, निहारा जाता है। तो आज के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के सेशंस की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो साथियों का ऑडियो वीडियो ओके है? यस, ओके है बोल रहे हैं रिंकू कुमार जी, बहुत बढ़िया। संजय मीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। कल जो है हम लोग 20 सवाल चर्चा किए थे, और देखिए जरा सवाल किस तरह से बदलते जा रहे हैं। आईटी में से सवाल चेंज हुए हैं, फिर एचआर पॉलिसी से सवाल चेंज हुए हैं, फिर आपके जो बिजनेस फिगर हैं उससे सवाल चेंज हुए हैं। तो आज 20 सवाल को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा करते हैं, और आज आपकी स्क्रीन पर वो सवाल देखिए। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मटेरियल अल्ट्रेशन। हालांकि ये सवाल भी काफी सभी एग्जाम में आ रहा है कि निम्नलिखित में से मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सवाल हर एग्जाम में आ रहा है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है? अगर किसी चेक में लिखी गई राशि, उसके नाम, उसके डेट में कोई भी फेरबदल किया जाता है, उसमें कटिंग की जाती है और फिर से लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। लेकिन सवाल क्या है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है? तो अगर मटेरियल अल्ट्रेशन क्या क्या नहीं है ये अगर जानने की कोशिश करें, तो उसमें होता क्या है कि अगर किसी चेक में डेट नहीं लिखी है और डेट किसी ने लिख दिया, तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। अगर किसी चेक में नाम जो है ब्लैंक है और उसमें कोई नाम लिख दिया जाता है, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। अगर अमाउंट भरा नहीं हुआ है, अमाउंट जो है फिल करके उसमें लिख दिया जाए, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। और अगर एक बियरर चेक है, तो बियरर चेक को अगर क्रॉस कर दिया जाए, ऑर्डर कर दिया जाए, तो भी मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। तो इसमें से जुड़ा हुआ सवाल आता है। तो इसमें देखिए, बियरर टू ऑर्डर, एक चेक है जो बियरर है, जो कैश पे कर सकते हैं, उसको अगर ऑर्डर कर दिया गया, तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। मटेरियल अल्ट्रेशन क्या कहलाएगा? एक ऑर्डर्ड चेक है, उसको अगर बियरर कर दिया, एक ऑर्डर्ड चेक को अगर बियरर कर दिया, तो मटेरियल अल्ट्रेशन होगा। लेकिन सवाल क्या पूछा गया? Which of the following is not the material alteration? तो अगर बियरर चेक है, उसको ऑर्डर कर दिया, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में से ये जो है आपको सही आंसर है। और भी चीजें मैंने बताया, मटेरियल अल्ट्रेशन क्या नहीं होगा कि अगर डेट खाली पड़ी हुई है, डेट को जो है फिल कर दिया जाता है, अगर नाम फिल कर दिया जाता है, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा।
चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है, एड्रेस प्रूफ शुड बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स इन केस ऑफ परमानेंट मूव। अगर कोई ग्राहक वो एड्रेस जो है अपना बदलना चाहता है और परमानेंट मूव हो गया, मान लीजिए 2 जगह उसका एड्रेस प्रूफ है, तो 2 जगह का अगर एड्रेस प्रूफ है तो क्या बोल रहे हैं हमारे साथी, स्क्रीन इज नॉट फुल। तो स्क्रीन जो है तो फुल है ना, स्क्रीन जो है आप फुल कर लीजिए अपने मोबाइल में, है ना। तो एड्रेस प्रूफ शुड बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स। तो अगर कोई ग्राहक है, अगर 2 जगह का एड्रेस रखता है तो एक ही एड्रेस जो है, एक एड्रेस से खाता ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर एक परमानेंट मूव होता है तो वो विद इन 6 मंथ उनको जो है एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। तो एड्रेस प्रूफ शुड बी सबमिटेड विद इन 6 मंथ इन केस ऑफ परमानेंट मूव। जी हाँ, ये सही है, रूपा जी ने जवाब दिया 6 मंथ, और भी साथियों ने जवाब दिया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हाइपोथिकेशन इज नॉट टू बी चार्ज इन फॉलोइंग सिक्योरिटी। तो चार्ज ऑफ सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल हमेशा ही आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, कुछ सिक्योरिटीज वहां दिए गए थे और उन सिक्योरिटीज में से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है चार्ज जो हाइपोथिकेशन है किसमें नहीं लगेगा। जैसे व्हीकल दिया हुआ था, स्टॉक दिया हुआ था, फिर आपका जो है फिनिश गुड दिया हुआ था, और शेयर एंड डिवेंचर दिया हुआ था। तो क्या होगा, आप लोग टाइप करके बताइए कि हाइपोथिकेशन कहाँ नहीं लगेगा। हाइपोथिकेशन नहीं लगेगा शेयर एंड डिवेंचर पे, क्योंकि जो ऑप्शन वहां पर दिए गए थे उनमें सभी में हाइपोथिकेशन लगेगा। जैसे व्हीकल्स है उसमें हाइपोथिकेशन लगेगा, लाइव स्टॉक्स हैं उनमें हाइपोथिकेशन लगेगा, फिर आपके फिनिश गुड्स हैं उनमें हाइपोथिकेशन लगेगा। तो शेयर एंड डिवेंचर में प्लेज या लियन लगता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा शेयर एंड डिवेंचर, जहां पर हाइपोथिकेशन चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है ये नया टाइप का सवाल आया है। वैसे और बार भी आया है, पिछले एग्जाम्स में आया है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है, इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी पीरियड इन एजुकेशन लोन अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। जब भी एजुकेशन लोन दिया जाता है तो उसमें सब्सिडी स्कीम है, विभिन्न प्रकार के सब्सिडी स्कीम है, जिसमें पूछा गया है सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी जो है कौन से पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, कितना सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो ईसा दास जी बोल रहे हैं रॉ मटेरियल भी था वहां पर, तो और शेयर भी था, तो शेयर एंड डिवेंचर पे वो होगा जो है। वैसे तो रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड के रूप में बाहर आ जाता है, तो फिनिश गुड पे हाइपोथिकेशन क्रिएट होता है। और जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो आपके जो रॉ मटेरियल होते हैं जहाँ पर वो भी स्टॉक परचेस करता है उस फर्म के लिए, उसमें भी चार्ज जो हाइपोथिकेशन चार्ज होता है प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन लोन अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम होता है, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है ताकि भारत के नागरिक जो हैं, भारत के जो युवा हैं, वो अच्छी पढ़ाई कर सकें और एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें और एक सफल जो है वो व्यक्तित्व के रूप में देश के विकास के लिए अपना योगदान कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे सब्सिडी स्कीम्स हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम, जहां पर अगर इनकम है 4.5 लाख फैमिली इनकम, तो ऐसे लोगों को जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। फिर पढ़ो परदेश है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं मास्टर डिग्री के लिए, तो उसमें 6 लाख की इनकम है। और डॉक्टर अंबेडकर जो सब्सिडी स्कीम्स है, जहां पर हायर स्टडी के लिए ओबीसी एंड ईबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए सब्सिडी स्कीम दी जाती है। तो ये जो सारी इंटरेस्ट सब्सिडी है वो दी जाती है, 100% सब्सिडी जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है कहाँ के लिए, मोरेटोरियम पीरियड के लिए। मोरेटोरियम पीरियड के लिए जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, मोरेटोरियम पीरियड के लिए जितनी देर वो पढ़ता है उतनी देर में जो ब्याज लगता है, उतने समय के लिए जो ब्याज लगता है उसमें जो है सब्सिडी दी जाती है। तो ये हुआ सवाल। अब बात करते हैं, ये सवाल आया था देखिए, व्हाट इज द करेंट एसएलआर फॉर बैंक। करेंट एसएलआर ये पूछा गया कि स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। एक रिजर्व रेशियो है कि जहां पर बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का
कुछ हिस्सा जो है लिक्विड सिक्योरिटी के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है। तो वो परसेंटेज कितना है, क्योंकि बैंकों को उनके रिजर्व रेशियो जैसे CRR है, कुछ हिस्सा कैश के रूप में और कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में रखना होता है। तो जो कैश के रूप में रखते हैं उसको CRR बोलते हैं 4%। लेकिन सवाल यहाँ पूछा गया था SLR के लिए, तो SLR के लिए और उसमें लिखा गया था फॉर TGB स्पेशली पूछा गया था। तो उसमें जो है SLR ही पूछा गया था। तो SLR के लिए जो परसेंटेज है वो कितना है, वो 18% है, वो है 18%। तो बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18% जो है वो लिक्विड सिक्योरिटी गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज हैं, गोल्ड है, इनके रूप में रखना होता है और 4% जो है कैश के रूप में रखना होता है। 4% को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं और 18% जो रखा जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल भी काफी पॉपुलर सवाल है, व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो हमारे तमाम साथी इसको सही किए होंगे, क्योंकि कई बार हम लोग सेशंस में इस सवाल का जिक्र किए हैं और ये सवाल लगातार आ रहा है। तो व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को जब डिफाइन करते हैं तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जब भी करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो व्हेन करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट्स, तो जब करंट लायबिलिटी जो है करंट एसेट से ज्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल है वर्किंग कैपिटल लिमिट असेसमेंट के लिए। और ये जो है नया टाइप का सवाल आया है। वैसे ये हायर स्केल में आता है, लेकिन क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए ये सवाल देखिए अभी आया है। तो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी इसकी इम्पोर्टेंट है कि वर्किंग कैपिटल लिमिट इज असेस्ड बाय व्हिच मेथड फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स is computed on the basis of minimum 20% of their estimated turnover up to credit limit of 5 करोड़। तो जो MSC के जो लोन्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, उनमें वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए उनको कितने रुपए की कार्यशील पूंजी की जरूरत है, इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है कि उनको कितना रुपए की लोन की जो है दिए जा सकते हैं, इसको बोलते हैं टर्नओवर मेथड। इसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर मेथड। ये नायक कमिटी जो मेथड है, नायक कमिटी मेथड जो यूज किया जाता है 5 करोड़ तक के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा नायक कमिटी मेथड। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। व्हाट इज द कट ऑफ लिमिट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर विलफुल डिफॉल्टर टू CIC। वो कौन सी राशि है जहां से ऊपर के जो भी बारोवर हैं उनको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया जाता है और उनकी सूचना जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को दी जाती है। ये सवाल पूछा गया है। विलफुल डिफॉल्टर ऐसे बारोवर हैं जिनके पास पैसा तो रहता है, जिनके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन पटाते नहीं हैं। और यस ईसर जी बता रहे हैं कि नायक कमेटी सही हो गया। अरे वाह, बहुत सही है, वो तो सही होगा। चलिए तो व्हाट इज द कट ऑफ लिमिट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर का जो कट ऑफ लिमिट है वो ₹25 lakhs एंड अबव। तो ₹25 lakhs एंड अबव के जो भी बॉरोवर हैं, अगर वो सक्षम है फिर भी नहीं पटा रहे हैं या कोई डाइवर्सन वगैरह कर लिए हैं, तो उनको जो रिपोर्टिंग की जाती है CIC को रिपोर्टिंग की जाती है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी काफी, ये जो अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम हुआ ना, ये वाकई में आपके लिए बहुत ही सीखने लायक हुए हैं। इसके सारे सवाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी जो सवाल हैं वो आ जाएं तो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े नए तरीके से सवाल आए गए हैं और अच्छा है आपके लिए, आप तैयारी कर पाएंगे इन सवालों से और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आप उसको बेहतर से कर पाएंगे। तो देखिए फ्रॉड्स
अगर 10,000 से ज्यादा का है और 1 लाख तक का है तो ऐसे फ्रॉड्स कहाँ रिपोर्ट किए जाएंगे, कौन सी एजेंसी को, ये सवाल पूछा गया है। तो जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके लिए विस्तार से मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है। 10,000 तक के फ्रॉड हैं तो किस तरह से रिपोर्टिंग होगा, 1 लाख तक अलग अलग एजेंसीज को कैसे रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो जब भी फ्रॉड होते हैं 10,000 से ऊपर का, देखिए सवाल पूछा है 10,000 से ऊपर और 1 लाख के हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी लोकल पुलिस में। कहाँ की जाएगी? लोकल पुलिस में की जाएगी। तो 3 करोड़ तक के जो फ्रॉड हैं उनकी रिपोर्टिंग लोकल पुलिस में की जाती है। 3 करोड़ से जो ऊपर के फ्रॉड हैं उनकी रिपोर्टिंग सीबीआई में की जाती है। सीबीआई में भी कैसे की जाती है? 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ का फ्रॉड है और स्टाफ शामिल है तो एंटी करप्शन ब्यूरो सेल ऑफ सीबीआई को जाता है। अगर 3 करोड़ से ज्यादा और 25 करोड़ तक का फ्रॉड है और उसमें अगर स्टाफ शामिल नहीं है तो इकोनॉमिक्स विंग्स ऑफ सीबीआई को जाता है। और अगर 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के फ्रॉड है तो वहां पर जो फ्रॉड सेल ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉड सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को चला जाता है। और 50 करोड़ से ऊपर का है तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को चला जाता है। तो यहाँ देखिए 1 लाख तक के फ्रॉड है तो लोकल पुलिस को चला जाएगा। अगला ये भी पॉपुलर सवाल है, इस सवाल का जवाब तो आप हमारे तमाम साथी जान रहे होंगे कि डिमांड ड्राफ्ट शुड बी इशूड ओनली बाय डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ हाउ मच रुपीस। एक कोई ग्राहक है आपकी शाखा में डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आता है, तो डिमांड ड्राफ्ट जारी करना केवल केवल खाता डेबिट करके ही होगा। वो कौन सी राशि है? यस, वो कौन सी राशि है? तो कोई भी ग्राहक अगर डीडी इशू करने के लिए आता है तो वो डीडी जो इशू होगा वो खाते को डेबिट करके ही इशू किया जाएगा। ऐसी कौन सी राशि का डीडी है? तो वो ₹50,000 एंड अबव। अगर 50,000 रुपए का कोई डिमांड ड्राफ्ट बनाने आता है तो उस हितग्राही का या उस ग्राहक का डिमांड ड्राफ्ट है बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन अकाउंट के थ्रू ही बनेगा, नगद में नहीं बनाएगा। नगद में बनने के लिए 49,999 तक ही है और वो भी एक ही डीडी बनेगा। चलिए अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अमाउंट, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब जरा हमारे तमाम साथी दे दें। ये भी काफी पॉपुलर सवाल है कि एलआईसी पॉलिसी को जो असाइनमेंट किया जाता है बैंक में, और असाइनमेंट ऑफ एलआईसी पॉलिसी के तहत उनको जो है लोन दिया जाता है, तो कौन सा बेसिस होता है, एक कौन सा वैल्यू है उसके आधार पर जो है ये लोन दिया जाता है। और इसका जो बेसिस है वो है सरेंडर वैल्यू। तो एलआईसी पॉलिसी is provided, the loan against LIC policy is provided on the basis of surrender value। और सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है कि आज के समय में अगर वो पॉलिसी हम सरेंडर करते हैं तो आज उसकी जो कीमत है, आज उसका जो वैल्यू है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। और उस वैल्यू पे मार्जिन रखते हुए आप जो है उसको उसका असाइनमेंट करते हैं एलआईसी पॉलिसी का और उसको तराजू में तौलते हैं और उसको लोन देते हैं मार्जिन रख के। चलिए तो ये हो गया सरेंडर वैल्यू इसका सही आंसर। और ये काफी पॉपुलर सवाल है, जैसे ही ये सवाल आएगा आपको 10 सेकंड 5 सेकंड में आप टिक कर दोगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल भी कई बार आ चुका है कि इफ द थर्ड पार्टी टेक्स द अंडरटेकिंग टू पे द ड्यूज ऑफ प्रिंसिपल बोरोवर इज कॉल्ड। अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये अंडरटेकिंग लेता है कि मैं जो प्रिंसिपल बोरोवर है उसका जो ड्यूज है पे कर दूंगा, अगर वो नहीं पे करता है तो इस कार्रवाई को या इस अंडरटेकिंग को क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो ये तो बड़ा सरल सा जो सवाल है कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो है ये अंडरटेकिंग लेता है, ये घोषणा करता है, ये वचन देता है कि मैं जो है प्रिंसिपल बोरोवर के जो ड्यूज हैं उसको पटा दूंगा, अगर वो पटाने में असक्षम होता है या नहीं पटाता है, मना करता है, तो मैं पटा दूंगा, इसको बोलते हैं गारंटी। और वो व्यक्ति हो जाएगा गारंटर। और वो अगर पैसा पे कर देता है बैंक को तो उसके पास एक अधिकार चला जाता है जिसको बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ सबरोगेशन।
चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI। तो इसमें भी ऐसा सवाल पूछा गया था, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि इसमें जो BCSBI का सेकंड बी है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया था, है ना। हमारे साथी ने बताया कि BCSBI का फुल फॉर्म ये पूछा गया था कि उसमें जो सेकंड बी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो BCSBI अभी क्या है, RBI के गाइडलाइन के देख के जब भी RBI के ऑफिसर्स जो हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं तो इनकॉग्निशो विजिट कहते हैं उसको, इनकॉग्निशन गोपनीय विजिट या गुप्त विजिट बोलते हैं, छद्म विजिट बोलते हैं। तो उनमें ना ये BCSBI के जो गाइडलाइन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनको जांच करते हैं कि ग्राहक सेवा समिति के तौर पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्टैंडर्ड बोर्ड्स लगे हैं कि नहीं, आपके सारे इंफॉर्मेशन बैंक के टाइमलाइंस वगैरह, टाइम नॉर्म्स वगैरह सब दिए हैं कि नहीं, है ना, बैंकिंग लोकपाल के एड्रेस वगैरह दिए हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें देखा जाता है BCSBI के तहत। तो BCSBI का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया था कि सेकंड बी का फुल फॉर्म क्या है, तो होगा बोर्ड, तो होगा बोर्ड। तो इसका फुल फॉर्म हुआ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसमें भी पूछा गया था कि सेकंड बी का फुल फॉर्म क्या है, तो होगा बोर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, KYC डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड इन सेंट्रल रजिस्ट्री, जो शेरशाह होता है, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिलेशनशिप विद बैंक। तो जो KYC डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करते हैं जब भी कोई कस्टमर हमारे साथ एसोसिएट होता है, उसका अकाउंट खुलता है, तो उस सेंट्रल KYC रजिस्ट्री में, जो सेंट्रल रजिस्ट्री एक रिपोजिटरी सिस्टम है जहां पर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है, जिसको शेरशाह कहते हैं, उनमें कितने दिनों के अंदर इसको जो है अपलोड करना होता है। और ये जो है विद इन 10 डेज अपलोड करना होता है फ्रॉम द रिलेशनशिप विद बैंक। कुछ साथी यहाँ 7 डेज दे रहे हैं, बट RBI पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर विद इन 10 डेज इसको जो है अपलोड करना होता है, विद इन 10 डे। लास्ट बार KYCR पूछा था, यस, तो विद इन 10 डेज यहाँ इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, प्रीमेच्योर क्लोजर इज आल्सो अलाउड एंड द पेनल्टी इज हाउ मच ऑन द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रीमेच्योर एक पेनल्टी होता है जब कोई टाइम डिपॉजिट होता है, उसका प्रीमेच्योर उसको पेमेंट करते हैं, तो एक पेनल्टी जो है, कितने परसेंटेज ऑफ पेनल्टी उसको इंटरेस्ट में दिया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो आप अपने बैंक के जो मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें से देख लीजिएगा, जो टर्म डिपॉजिट है उनका प्रीमेच्योर करते हैं तो ये पेनल्टी होता है 1%, पेनल्टी 1%, यस 1% ऑन द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए प्रीमेच्योर पेनल्टी ऑन टर्म डिपॉजिट। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द एम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। एम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हम लोग इसको बड़ी अच्छे से कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से उसका विस्तार किए हैं। देखिएगा इतने सारे खाते खोले हैं, इतने सारे जब खाते खोले हैं तो उनको बैंकिंग सुविधाएं देना है। भारत के हर एक नागरिक को, जम्मू से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, भारत के हर एक नागरिक को उसके दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, वो भी उसके एफोर्डेबल कास्ट में, उससे सस्ती दरों में, जो है एफोर्डेबल कास्ट पे बैंकिंग फैसिलिटी भारत के हर एक नागरिक को उसके दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एट एफोर्डेबल कॉस्ट, तो इसमें जो है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सवाल भी बड़ा पॉपुलर सवाल है, यहाँ पर देखिए पूछा गया, इफ सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज ₹5 lakhs, स्टॉक इज 8 lakhs एंड द मार्जिन इज 25%, देन कैलकुलेट द DP। तो ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ अभी देखा गया है पिछले 2 साल से सभी एग्जाम में ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है। ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है,
यहाँ पर पूछा गया सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक 8 लाख है, मार्जिन 25% है। तो कैलकुलेट डीपी, देखिए हमारे साथियों ने पूरा पूरा आंसर लगा दिया और इसका होगा 5 लाख। तो ड्राइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइंग पावर स्टॉक माइनस मार्जिन। तो मार्जिन जो होता है 25% है, स्टॉक है 8 लाख, तो 8 लाख का 25% 2 लाख होगा। तो ड्राइंग पावर क्या होगा? स्टॉक माइनस मार्जिन। तो स्टॉक है 8 लाख, मार्जिन है 2 लाख, तो ड्राइंग पावर होगा 6 लाख। लेकिन चूंकि सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, तो 5 लाख से ज्यादा तो ड्राइंग पावर हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर जो है 5 लाख होगा। तो ड्राइंग पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, इसीलिए यहां पर इसका आंसर होगा 5 लाख। चलिए अगला सवाल ये देखिए, नया टाइप का सवाल आया था कि व्हाट इज द एटीएम कैश डिस्पेंसर एक्सपायरी टाइम फॉर टेकिंग द केस। मतलब अगर कोई ग्राहक जो है एटीएम पे अपना कैश विड्रॉल करता है, तो वो कितना समय है, अगर वो कैश को कैप्चर नहीं करता या कैश को लेता नहीं है, तो वो इनसाइड चला जाएगा या उसका डिस्पेंसर टाइम आउट हो जाएगा, ये टाइम पूछा गया है। तो मैंने अभी देखा, पॉलिसी में भी देखा, यहाँ पर आपके जो एटीएम पे हैं, तो वहां पर विद इन 30 सेकेंड जो है वो बोला गया, विद इन 30 सेकेंड जो है अगर कैश को वो पिक नहीं करता है तो वो अंदर चला जाता है। विद इन 30 सेकेंड अगर कैश पिक नहीं करता है तो वो एटीएम से जो पैसा है वो इनसाइड चला जाता है। आजकल देखिएगा, आप भी देखे होंगे, एचडीएफसी बैंक में भी किसी एटीएम में जाइएगा देखिएगा, तो उसमें जैसे ही आप कैश विड्रॉल करते हैं ना, तो वहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाता है। टाइमर स्टार्ट हो जाता है, तो उसके आधार पर वो आपको पता चलता है कि इतने समय में आपको वो कैश लेना है, और कैश लेके फिर नहीं लेंगे तो वो इनसाइड चला जाएगा। तो 30 सेकेंड का टाइम है एक्सपायरी। अगर 30 सेकेंड में कैश आप नहीं रखते हैं तो क्या होगा? वो इनसाइड चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, तो यहाँ पर पूछा गया था कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को किस कार्य निष्पादन के लिए 2021 का अवार्ड दिया गया? तो उसका आंसर है, वो है अटल पेंशन योजना। तो आपके बैंक को जब भी कोई पुरस्कार या सम्मान मिलता है तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये सवाल पूछा गया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको पीएफआरडीए बोलते हैं, उस संस्था के द्वारा आपके बैंक को जो है एक अवार्ड दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो वो किस कार्य निष्पादन के लिए किया गया या कुछ जो बेहतर कार्य हुआ था उसके लिए, तो वो था आपका अटल पेंशन योजना के लिए दिया गया। चलिए एक और सवाल, यहाँ पर कोविड-19 से जुड़ा हुआ लोन के रिपेमेंट पीरियड से जुड़ा हुआ सवाल था कि व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड फॉर कोविड-19 सहायक प्रकल्प लोन स्कीम। तो आपके बैंक का एक लोन स्कीम है जिसमें जो कोविड-19 में बिजनेस को फिर से सही तरीके से रन करने के लिए लोन जो है वो दिया गया है। तो इसका रिपेमेंट पीरियड पूछा गया, ये 3 ईयर्स है, 36 मंथ है सर। तो ये इसका सही उत्तर है 3 ईयर्स। तो आपके बैंक में कोविड से रिलेटेड जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो स्कीम हो, या क्रेडिट जो कोविड सहायता लोन हो, तो कोविड सहायता लोन हो, बिजनेसमैन हो सकता है, जो भी कोविड से इफेक्ट हुए हैं उनके लिए कोई स्पेशल जो स्कीम आपके बैंक ने लाया है, उसका नाम और उसका रिपेमेंट पीरियड, उसमें राशि, इतना जो है आप जान लीजिएगा। तो इसमें से सवाल जुड़े हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 36 मंथ। जी हाँ, आज के सेशंस में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल जो प्रमोशन एग्जाम में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में सवाल आए थे, काफ़ी डिफरेंट सवाल आए थे, तो उन पर चर्चा किए। 20 सवाल, कल 20 सवाल किए थे, लगभग 40 सवाल आपके यहाँ जो है चर्चा हो गई है। और जो है 10 सवाल मेरे पास और हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 सवाल और आ जाएं। तो कुल मिला के अगर 60 सवाल चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनके त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में ये जो सवाल आए थे, थोड़ा देखिए, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सवाल आए थे। और आज चांद का दिन है भाई, चांद की तरह चमकते रहिए। तो आप भी बिल्कुल चांद की तरह हैं, नूर भी आप में है, गुरूर भी आप में है, दूर भी आप में है,
और शानदार तरीके से चमकते रहिए। और जब आप, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, फुल वीडियो मिलेगा, जरूर मिलेगा फुल वीडियो। ये तो अभी आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। आप आज के सेशंस में हम लोग 20 सवाल चर्चा किए, इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे सवाल अभी IBPS के द्वारा प्रमोशन एग्जाम में दिए जा रहे हैं। कल भी 20 सवाल हमने किए थे, तो टोटल 40 सवाल हुआ, और बाकी सवाल हम लोग कर लेंगे। तो पाकिस्तान जीता, जी हाँ, कोई भी जीते, खेल है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, जीवन एक खेल है, इसको खेलना जरूरी है। तो जीत हार जो है लगा रहेगा, तो आपको न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, जीवन एक खेल है, इसको खेलना जरूरी है। हमारे हाथ में है उसको खेलना, हमारे हाथ में उसकी तैयारी करना, तो सफलता जरूर मिलेगी, और मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं तो प्रमोशन एग्जाम में सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करें तो ये पक्का है कि सफलता नहीं मिलेगी। तो आप लोग शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए हमारे एक साथी हैं, वाह मजा आ गया बस, हैं अभी मतलब सोने की तैयारी है ना। क्या नाम है इनका, SWR कुछ कुछ आ रहा है, SWRS है। कौन सी टीम के हैं भाई, नाम बताइए। नमस्कार, हैं जी। तो और कोई साथी कोई सवाल करना चाहते हैं? हाँ हाँ थोड़ा बोल दीजिए, अच्छे लग रहे हो आप। पंखा उनका चालू हो गया, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, नाम बताइए। वीडियो ही गायब हो गया। तो आज के जो सेशंस है इसमें हम लोग बहुत सारे सवालों पे चर्चा किए हैं। आज वैसे भी फेस्टिवल का दिन था, चांद की पूजा की गई है, और अपने अपने चांद की जरूर पूजा करिए, क्योंकि उस रात से क्या सिकवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस चेहरे का है, कसूर तो उस चांद का है जो हमें रात भर सोने नहीं देता। चांद मशहूर है, चांद में गुरूर है, चांद में नूर है, लेकिन चांद बहुत दूर है। तो चांद बहुत दूर है, इसीलिए बहुत ही शानदार लगता है। आप सभी जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन और आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आज विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे सेशंस में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।